दोनों लाइन। ब्रेक के बाद दोबारा से इस्तकबाल प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं जो, और सलाम जेके में खबरों के सफर को फटाफट से बढ़ाते हैं आगे और फिर आपको बताएंगे कि आपकी आवाज को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, और यह कदम आगे बढ़ाया है और माना जा रहा है कि इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि ऑडिट पर उठाए गए सवालों का अब जवाब दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने 1 महीने का डेडलाइन दिया है कि जितने भी ऑडिट पैराज है उन सब का जवाब दिया जाए और आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है डिपार्टमेंट्स के उनको लेकर एहतसाब जो है वो मुकम्मल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी इस पूरे मामले की गहरी निगरानी कर रहे हैं और सीएजी की तरफ से जो सवाल दिए गए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, इस पूरे मामले पर अब यह साफ कर दिया गया है कि हर एक इदारा और हर एक डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इन सवालों का जवाब भी देगा और जो जवाब देने में नाकाम रहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए जीएडी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कल रात देर गए ये ऑर्डर जारी करते हुए साफ कर दिया गया कि हुकूमत के अंदर शफाफियत लाने के लिए ये कदम इंतहाई ज़रूरी है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ऑडिट पैरा जो पेंडिंग अभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के अंदर है उनको पहली ही तरजीह पर यानी तरजीह बुनियादों पर उनका जवाब रिप्लाई जो है वो फर्निश किया जाए। सीएजी की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि चंद सवालात या इंस्पेक्शन रिपोर्ट या दीगर मामले जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के पास पेंडिंग है और कई महीनों और कई सालों से वो पेंडिंग है, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है जिसमें सभी इदारों के जिम्मेदारों से कहा गया है कि सीएजी जब भी जवाब मांगे उस जवाब को दिया जाए। एक तो ये है, और दूसरी बड़ी बात जो आपको याद होगी कि 8 जनवरी 2021 को भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कमेटी एक सेट की गई थी जो सभी ऑडिट पैराज का जवाब देगी, लेकिन उस कमेटी का हुआ क्या, उसने काम क्यों नहीं किया, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको याद होगा कि हमने लगातार सीएजी की रिपोर्ट आपके सामने वक्फे से रखी थी, उसमें उठाए गए सवालों का सवाल भी बताए थे आपके सामने। लेकिन इंतजामिया ने फैसला लिया है कि अब शफाफियत को बरकरार रखने के लिए और एहतिसाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा और टाइमलाइन जो है वो सेट कर दी गई है सूबाई इंतजामिया ने भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। चलिए जी फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे और उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और बात इंतजामिया की करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया गया कि पीआईएल सरकार के सामने है और सरकार से यह पूछा गया है कि बताइएगा कि आरएसएस या आरएसएस के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग हैं, यानी ओवरग्राउंड वर्कर आरएसएस के कितने हैं और फुल फ्लेजेड वर्कर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कितने हैं। और जब यह खबर कल रात से गश्त करना शुरू हो गई, सरकार ने फौरन से उस पूरे आरटीआई का जवाब जो है दे दिया और साफ कर दिया कि उनके पास कोई भी अदाद शुमार मौजूद नहीं है कि आरएसएस के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता कोई भी एम्प्लॉय जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके पास कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 1, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से इस आरटीआई का खुलासा जवाब जो है वो दे दिया गया कि ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर जो आरएसएस के हैं जो शाखाओं में जाते हैं नहीं जाते हैं उसकी तफसील सरकार के पास नहीं है और सरकार का कोई भी मुलाजिम बराह रास्त इस तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं है। ये बात काबिल जिक्र है कि पॉइंट नंबर 1 जो आरटीआई का था उसमें खास तौर पर यह पूछा गया था कि कितने सरकारी मुलाजमीन खा वो गेजेटेड है या नॉन गेजेटेड है या किस भी डिपार्टमेंट से है या एसोसिएटेड अस्पताल कॉरपोरेशन ऑटोनॉमस बॉडीज के साथ है या सरकार के साथ है, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी तफसील बताई जाए। और दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि और ये भी बताया जाए कि उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डायरेक्ट कर दिया गया है कि कोई भी जनाब एदाद शुमार हमारे पास नहीं है, इसलिए आरटीआई को वापस कर दिया जवाब। इसके साथ साथ जो ज़राया से हमारे पास खबर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को यानी सुराग रसा इदारों को यह काम सौंपा गया है कि इस आरटीआई के फाइल करने के पीछे तमाम तर हकीकत को जाना जाए कि आखिर ये क्यों फाइल की गई थी। अब अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि आरटीआई जो है सुधीर कुमार नामी नौजवान है जम्मू से जिनका ताल्लुक है उसने फाइल की है, ज़राए से ये खबर सामने आ रही है और सीनियर ऑफिसर्स ने ये बात ज़रूर बताई है हमें नाम न बताने की शर्त पर कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे मकसद और मुद्दा आरटीआई का फाइल करने का क्या था। तो ये तो थी खबर
कल की, लेकिन आज फॉलो अप के तौर पर क्या कुछ रात देर गए एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिए हैं, वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया है। आसिफ बढ़ाएंगे खबर को आगे। जी आसिफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा तरक्याती मंसूबों के हवाले से और साथ ही साथ उन मेंबरान की, उन जिम्मेदारान की बात जो इस वक्त अवाम की, खासतौर से जम्मू कश्मीर की जब बात हो रही है तो यहाँ पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखते हैं तो ज़रूर सरकार उन्हें अवामी मुंतखबा नुमाइंदे ही करार देती है। मगर डीडीसीज, बीडीसीज, पंचेस, सरपंचेस, इन सभी लोगों की एक बड़ी तादाद, चाहे वो कश्मीर सूबे के अंदर हो या जम्मू के अंदर, इस वक्त काम तो ज़रूर कर रही है, लेकिन काम कैसा चल रहा है? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, एक बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों के होने के बावजूद भी काम इस वक्त क्यों नहीं मुकम्मल हो पाते? नंबर 1। नंबर 2, अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कई बार कराई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अहम मंसूबे उन गाँव, उन देहात के अंदर, दूर दराज इलाकों में कश्न तकमील है, जिन्हें इन अवामी नुमाइंदों की मदद से फौरी तौर मुकम्मल करने का यकीन साल 2020 के आखिर में दिलाया गया था, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 7-8 महीने पहले भी डीडीसी मेंबरान चुनकर आए थे और उससे पहले बीडीसी के इंतखाबात हुए। उससे पहले साल 2017-18 में जब कोशिशें की गई तो बिलाखिर 2018 में पंचेस और सरपंचेस चुनकर आए। कई अहम इकदाम किए गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 2 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि इक्तिसादी बहरान अपनी जगह, लेकिन आलमी वबा का बहरान भी, जिसने अब तक लाखों लोगों की जान ली है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बाइस अज़ाब बना है, कोविड-19। इन सब के बीच में अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे कहाँ पर खड़े हैं? सरकार की जानिब से जो प्रोटोकॉल उन्हें जारी किए गए थे, तकरीबन एहतजाज 1-1.5 महीने चला और उसके बाद वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जारी किया जाता है। दोबारा नए सिरे से उन्हें प्रोटोकॉल जारी किए गए। डीडीसी मेंबर्स को, जिला तरक्याती काउंसिल के जो चेयरपर्सन होंगे, सरबराहान होंगे, उनके लिए, डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए, सभी लोग। लेकिन जो दायरा अख्तियार इन अवामी नुमाइंदों का था, या हुकूमत ने एहतजाज करने के बाद दोबारा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जारी करके दिया था, क्या उसके मुताबिक आज के वक्त में काम हो पाता है या नहीं? ये एक बड़ा सवालिया निशान। एक एक करके हम अलग अलग इलाकों से अवामी नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों से कुछ नुमाइंदों को भी साथ लेंगे। जरा उनसे भी जमीनी हकाइक क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलते हैं। सोहेल मलिक हमारे साथ हैं, डीडीसी मेंबर हैं और मुसलसल जरूर मसरूफ रहते हैं, लेकिन किस तरीके से काम इस वक्त चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। क्या कुछ इस वक्त जिन इलाकों के अंदर आप सरगर्म हैं या काम कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल सरकार का था उसमें काफी कुछ दायरा अख्तियार आपके दायरा अख्तियार में था, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में वो तमाम चीजें या अपनी पावर्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जहां तक इस पूरे सिनेरियो की बात की जाए, पिछले 6 महीने की, तो 22 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। उसके बाद 28-9 जनवरी को जो आउट सेरेमनी हुई थी, तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए एक न्यू किस्म का सिस्टम है ये। पिछले 73 सालों में पहली अपनी एक नौइयत का इस तरह का इलेक्शन है, तो फील्ड में तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं इशफाक साहब जी। इसमें देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी पता नहीं है कि हमने इनको किस तरह रखना है, हमें भी अभी पता नहीं है कि हमें अपना वर्क किस तरह करना है। बहरहाल जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जिस तरह रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के, तो उस पर मसलसल काम चल रहा है। पिछले 6 महीने से रोड मैप बन रहे हैं मसलसल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की जो छोटे छोटे मुतालबात हैं उन पर हम खरा उतर सकें। बाकी जो पंचायती राज एक्ट है हमारा, तो उसमें तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या पावर्स हैं, क्या इख्तियारात हैं, उसमें कोई अलग से चीज देने का नहीं है। लेकिन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये समझना चाहिए कि अब जबकि एक जो 3rd tier सिस्टम था, जिसका एक स्लोगन था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं है या नहीं है, तो ये ऑफिसर्स को क्लियर कट हिदायत होनी चाहिए कि इन लोगों से आपने कोऑपरेट करना है, इन लोगों को आपने जो है वो जो भी इनके मुतालबात हैं जायज मुनासिब उसमें काम करना है लोगों के लिए। सोहेल मलिक साहब, बड़ा सवाल तो यही है कि आप अपना दायरे इख्तियार समझते हैं, आपको पता है कि आपने किस हद में काम करना है, लेकिन जो आपका काउंटर पार्ट है बिल्कुल आपके सामने बैठा है सरकार की तरफ से, क्या वो 100% कोऑपरेट कर पाता है आपके साथ? क्या वो इस बात का इल्म रखता है कि इनके पास भी प्रोटोकॉल है और ये जो बात मुझे बता रही है एक सेट प्रोटोकॉल के तहत और ये मेरे ऊपर लाजमी है और मैंने इसे इंप्लीमेंट करवाना है? क्योंकि आज मैं जब जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं तो लाल फीता शाही यानी अफसर शाही का बोल बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल इशफाक साहब, मैं इसी संबंध में बात कर रहा था कि आप देखिए 18 के बाद हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जी। तो 21 में जाके ये इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद क्या है कि जो ऑफिसर्स हैं वो ये चीज सेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इस तरह का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। आप देखिए, हमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस का नाम दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल दिया गया है, नाम दिया गया है। तो अगर हम जो बात कहें तो आप कह लीजिए कि एक वर्बल किस्म का वो लॉ है या एक वर्बल किस्म की वो आप कह लीजिए कि एक डायरेक्शन होती है। तो हम आप मुगल रोड का इशू ले लीजिए, हमने कितना सर पीटा, कितने माथे पीटे, और मैं और हमारे डीडीसी मेंबर हम डीसी ऑफिस पुंछ के सामने प्रोटेस्ट पर भी बैठे, फिर भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रोड खोली। हालांकि ये होना चाहिए था कि रोड के इशू हैं या इस तरह की, तो वो लोकल जो आपने काउंसिल बनाई है वो एम्पावर होनी चाहिए, कब खोलनी है, कब बंद करनी है, क्या करना है। तो अगर सरकार ने ही मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसरशाही जिस तरह आपने कहा उन्होंने ही सारे फैसले लेने थे, तो इस किस्म का ये जो लोगों के साथ मजाक किया गया हमारे साथ भी, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है शहबाज साहब। इसमें हमने कोशिश की है, जो डिवकॉम साहब आए, एडवाइजर फारूक साहब भी आए, पिछले दिनों जो है वो शायद इकबाल चौधरी साहब भी आए थे, तो हमने क्लियर कट बोला है कि जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताने की जरूरत है कि इनका क्या रोल है, फंक्शन क्या है, ये है क्या। अब हम कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि उनमें हमें 10 बार फोन करना पड़ता है कि जी फलानी जगह पानी नहीं है या फलानी जगह ट्रांसफार्मर खराब है या लाइट। अगर हम 10 बार फोन कर दें तो एक आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती होगी। हालांकि पिछले 4-5 महीने का अगर आप कंपैरिजन करें, चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। जो पहले नहीं सेंस था एडमिनिस्ट्रेशन को, अब वो समझने की कोशिश कर रही है और अब उन्हें लग भी रहा कि हमें इनको ओबे करना है, जो भी हम भी कोई। अच्छा जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी मलिक साहब, वो ये है कि प्लान एग्जीक्यूशन, प्लान फॉर्मेशन में भी काफी चीजें जो है वो खुलकर पिछले दिनों से सामने आई। जब ये कहा गया कि अब ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग हो, तो कहा गया कि आनन फानन में जी बनाने की कोशिशें की गई और कई मकामात पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वॉइस है उसे सरपास किया गया, उसे साइडलाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। जिस इलाके से मैं आता हूँ इशफाक साहब, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो हमारे डीसी साहब, एसपी साहब वो नए पिछले 2 महीने से उनकी तैनाती है, वो कोशिश कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बना उसमें 71.42 लाख रुपये का बजट था वो, तो उसमें भी हमने जो फार्मुलेशन दी है, अभी तो वो फाइनल नहीं हुआ लेकिन फिलहाल वो उन्होंने ले ली है। उसके बाद 15% का कुछ था, उसमें 15FC का कुछ था और MJ नरेगा और इस तरीके की, तो हम प्लान मसलसल दे रहे हैं अपने इलाकों के लिए, उसमें जितना भी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी सोहेल मलिक साहब हमारे साथ पुंछ से ज्वाइन करने के लिए। कुपवाड़ा जी चलते हैं जहां से सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ DDC मेंबर है। खान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त ये है कि जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, कितना वो फिट पाते हैं इस सिस्टम के अंदर खुद को, और क्या वाकई तौर पर जिस चीज़ के लिए आप लोग सामने आए थे आप वो खिदमत कर पा रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कुछ अड़चने हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ रुकावटें हैं, और उन रुकावटों को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या कुछ किया जा रहा है। देखो, सबसे पहले के लिए गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन करवाए हैं। अभी जम्मू कश्मीर यूटी में ये पहली बार हुआ है जी, क्योंकि इससे पहले ये BDC इलेक्शन यहाँ नहीं हुए हैं जी। ये पहली बार हुआ है यूटी में। इसमें अभी सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि जो यहाँ का सिस्टम है अभी उनको भी कंफ्यूज है, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी कंफ्यूज है, इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन खान साहब, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों का एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है, सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया है, तो इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश कहां पर है? फिर कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन है। जो BDC वर्सेस DDC उन्होंने बनाया है, DDC इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्टेड करके आया है। अच्छा जी। और BDC जो है वो सेलेक्टेड है। DDC और BDC में इनको फर्क रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल में फर्क नहीं रखा है। इस वजह से गवर्नमेंट के यहाँ मतलब ऑफिसर साहिबान हैं उनको भी कंफ्यूज हो रहा है, DDC को भी कंफ्यूज हो रहा है, BDC को भी कंफ्यूज हो रहा है। बेसिक मकसद यह है कि जो BDC है वो भी तो अब इसी इलाके के लिए, इसी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जो DDC है वो भी इसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने घर के लिए तो नहीं मांग रहा है किसी से।
लेकिन कंफ्यूज जो है वो सिस्टम में लग रहा है, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कई किसी जगह पर, मैं यहाँ की अपनी कुपवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुपवाड़ा में तो अभी हमने ठीक करवाया है, यहाँ डीसी साहब ने और बीडीसी साहिबान ने, डीडीसी साहिबान ने मिल बैठ के जो प्लान बनाना था वो भी किया है, लेकिन कंफ्यूज है, सिस्टम में कहीं कंफ्यूज है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन का शिकार जो पब्लिक होती है, तो उनके मसाइल कैसे करंटली आप सॉल्व कर पा रहे हैं लोकल लेवल पर? लोकल लेवल पर हम मुतमीन है। मैं अपनी बात कहूंगा कि हम अभी मुतमीन है, 1 बाय 1 एक एक काम हो रहा है। हालात बहुत खराब थे, कोविड का भी मसला था और नया नया सिस्टम है। अभी तो कुपवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात कर रहा हूँ, कुपवाड़ा में 1 बाय 1 एक एक काम, एक एक डेवलपमेंट जो पिछले कई सालों से रुकी पड़ी थी वो हो रहा है, हम उसमें मुतमीन हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, चलिए आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अनायत राथर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनायत साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए। किस तरह की सूरत हाल आपके इलाके के अंदर? आप भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीडीसी मेंबर हैं, और जिन प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से आपको दिए गए, जो कुछ आपके दायरा इख्तियार में था, क्या उसके मुताबिक आप इस वक्त काम कर पा रहे हैं अपने इलाकों के अंदर? जी, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि जो ये नया एक सिस्टम क्रिएट हुआ है कि ये डीडीसी का जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में, यूटी में हुआ है, तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि ऑफिसर शाही नहीं चाहती है कि ये ग्रास रूट लेवल पे ये पावर ट्रांसफर किया जाए। और इसमें बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि अभी मैं समझता हूं, जहां तक मैं ये समझ पाया हूं, कि अभी तक ऑफिसरों के दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही है कि इनको कैसे क्या चलाए, कैसे क्या करे। और रही दूसरी बात कि लोगों का काम, मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक जो 6 महीने होने को आए हैं कि अभी तक हमने लोगों का कोई काम हम कर सके, क्योंकि जो प्रोटोकॉल की बात रही है कि प्रोटोकॉल, मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल की बात तो सेकंड वाली बात है। फर्स्ट ये है कि एम्पावर करना, कि जो पंचायत लेवल के जो पंच, सरपंच और बीडीसी मेंबरान, ये बीडीसी वाले और ये डीडीसी वाले, इनको एम्पावर करना। बेसिकली जो ऑफिसरों को लगता है कि ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है कि जो हमसे कोई पावर छीन रहा है, मगर लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी 6 महीने तक हम कोई लोगों के लिए कोई बहबूदी का काम नहीं कर पाए हैं अभी तक। इनायत साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि डिविजनल लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, डिविजनल लेवल पर जो अफसर है वहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, वहां से डायरेक्शन तो क्लियर कट होनी चाहिए। क्या वहां पर भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? नहीं, कहीं ये मैं समझता हूं कि हर जगह पे है, हर जगह पे है, ये एक जगह पे नहीं है, ये हर जगह पे है, डिवीजन लेवल पर भी। क्योंकि ये मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि एक ये नई दुल्हन है। नई दुल्हन जब घर चली जाती है दूसरे के घर में, तो कुछ कठिनाइयां आ ही जाती है, क्योंकि नया जो सिस्टम क्रिएट होता है। इनायत साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपके मेंबर, आपके लोग, आपके साथी जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले, नाराजगियां भी हुई, और उसके बाद लग रहा था कि बस जी अब सिस्टम जी ऑन रोल होगा और सारा कुछ चलेगा। तो क्या मैं ये समझूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी साहब भी आपकी आवाज़, आपके खदशात, आपके ख्यालात को जानने समझने में कासिर रहे? हाँ, ये बात तो मैं मानता हूं कि कासिर रहे हैं कि अभी उनको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट का जो सिस्टम है, पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं इसमें गुरेज नहीं करूंगा, जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, पता नहीं उनको क्या था कि ये जो लोग चुन के आए हैं इनको एम्पावर करना ना करना उनका एक मिशन था। तो वही कारण रहा है कि उन्होंने एलजी साहब को, नहीं तो एलजी साहब का, जहां तक मैं समझता हूं कि एलजी साहब के दिमाग में ये है कि ये ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए और इन्हीं लोगों के जरिए ये काम हो सकता है। मगर लेकिन बदकिस्मती से जो चीफ सेक्रेटरी साहब जो पहले थे, जो यहाँ से चले गए, तो उनकी एक ऐसी कोशिश थी कि इनको एम्पावर ना करना ही वो बेहतर समझते थे। बहुत शुक्रिया जी। इसलिए एलजी साहब को थोड़ा सा, यानी कहीं ना कहीं जो अफसरशाही जो रिपोर्ट करती है एलजी साहब को, वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से मुश्किलें जो है वो नीचे बढ़ जाती हैं।
मैं वही तो कह रहा हूं कि ऑफिसर साहिबान को लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनको लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बला आ गई है, कौन सी मुसीबत आ गई है कि नहीं ये लोगों के काम कह रहे हैं। ये वो डिक्टेटरशिप को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम हो। बहुत शुक्रिया जी इनायत साहब ज्वाइन करने के लिए। ये तो थे इनायत राठर साहब साउथ कश्मीर से। अब जरा जम्मू भी चलते हैं। केशव हमारे साथ है, केशव दत्त शर्मा साहब, ये डीडीसी चेयरपर्सन है सांबा के, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप सर बहुत शुक्रिया केशव जी ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। किस तरीके से अभी कामकाज चल रहा है? 6-7 महीने पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग जिलों के अंदर दी गई थी और सांबा जिला भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। तो जो मिशन 6-7 महीने पहले आपने शुरू किया था, कितना सफल हो पाए अभी तक आप उसमें? केशव जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, चलिए केशव जी से दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जहां तक बात हो रही है, मुख्तलिफ अजला के अंदर और जो प्रोटोकॉल की जहां तक बात हो रही है, तो 2-4 अहम चीजें आपके सामने रखें। डीडीसी चेयरपर्सन को जब 1 महीने तक एहतजाज हुआ था और उसके बाद प्रोटोकॉल में तब्दीली हुई थी। लेकिन पहले हमारे साथ केशव शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, डीडीसी चेयरपर्सन है सांबा जिले से। केशव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है, बताइए। केशव जी 5-6 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तो काफी बड़ी जिम्मेदारी थी और उम्मीदें भी काफी ज्यादा। लेकिन आज 6-7 महीने के बाद बहुत सारे इलाकों से शिकायतें मिलती हैं कि काम नहीं हो पाता और उसकी वजह यह है कि अधिकारी काम नहीं करने देते। बहुत सारी जगहों पर डीडीसी मेंबर्स और चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन की बात नहीं सुनी जाती है। आपके इलाके की क्या कुछ सिचुएशन है? कितना काम और जो मिशन आपने स्टार्ट किया था 6-7 महीने पहले, कितना सफल पूर्वक वो अभी तक चल रहा है? देखिए, एक तो जो जम्मू कश्मीर में, मैं पहले भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब पहली बार इलेक्शन हुए हैं जी, और हमारे जो लोग हैं वो भी थोड़े पूरे अवेयर नहीं है, सिस्टम के बारे में अवेयर नहीं है और ना ही हमारी कोई ट्रेनिंग वगैरह हो पाई है, जिसकी वजह से भी थोड़ा आ रहा है। और थोड़ा ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स हैं, इनको भी लगता है कि ये कहाँ से हमारे कोई पैरेलल लोग शायद आ गए हैं। इनको ये नहीं लगता है कि ये भी एक सिस्टम में रहेंगे और एक रूरल में और खास करके जमीनी लेवल पे जो है लोगों के काम, लोगों को जो इश्यूज हैं वो हमसे ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं। इसीलिए किस चीज की कब जरूरत और कब ज्यादा जरूरत है और किस एरिया की ज्योग्राफिकली पोजीशन क्या है, वहाँ जैसे मेरा ही सांबा डिस्ट्रिक्ट आता है तो ये इसकी 2 तरह की ज्योग्राफिक हिस्ट्री है, ज्योग्राफिकली है कि एक तो कंडी क्षेत्र है, दूसरा बॉर्डर का क्षेत्र है। कंडी क्षेत्र में नेचुरली इन दिनों में पानी की समस्या होती है और वो लगातार चल रही है। अभी तो जो सेंटर की स्कीम JJM में शायद 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद शायद ये सुधर पाएगी। जैसे ही बॉर्डर के लोगों को रहता है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो उनके अलग अलग इशू है दोनों साइडों के जी। तो इनको जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको भी पता होना चाहिए कि ये जो लोग हर गली में बैठे हैं, हर मोहल्ले में हैं, ये हम हमसे ज्यादा इश्यूज को जानते हैं और कहाँ कितनी जरूरत है उसको ये अच्छे से पहचान सकते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर पहचान सकते हैं। ऐसे तालमेल से काम करेंगे तो काम चलेगा। अदरवाइज इनको लगता है कि हम शायद ज्यादा जानते हैं और हम खुद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालमेल का फर्क आ रहा है। वैसे जैसे आपने कहा कि 5-6 महीने से नहीं, 3-4 महीने हो गया हमारी जो डीडीसी जो पूरे वजूद में आई है, उसके बाद थोड़ी बहुत ही हमारी मीटिंगें भी जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरियल जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इतना कर नहीं पाए। बीच में एक कोविड का भी एक बहुत ज्यादा वेव आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया केशव दत्त शर्मा, डीडीसी चेयरपर्सन सांबा, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमारे साथ खातून चेयरपर्सन सफीना बेग भी ज्वाइन कर चुकी है, डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। एक्सपीरियंस नया है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के साथ है और लगातार जब हम BDC से बात कर रहे हैं, DDC से बात कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल का मामला था कहीं सरकार ने तो हल किया, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अड़चने हैं आज के दिन में, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर जो काम होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो पा रहा है।
शुक्रिया बहुत बहुत और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पहले ब्रीफली आपको कुछ बताना चाहूंगी इस इलेक्शन के हवाले से। गवर्नमेंट को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये इलेक्शन 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है और खास तौर पे कश्मीर में ये इलेक्शन जो था, ये बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में इलेक्शंस जो हैं कंडक्ट किए गए। और इस इलेक्शन को जिस तरीके से कंडक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे एलजी साहब ने, जो एश्योर किया कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कि लोगों के जहन में बहुत एप्रीहेंशंस थी इस इलेक्शन को लेके 5 अगस्त के बाद। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे एलजी साहब थे, उनके एफर्ट्स से यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। और जो लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जो कश्मीर के लोगों ने खास तौर पे पार्टिसिपेट किया, मैंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा और एक तरफ से पीएजीडी थी, दूसरी तरफ से अपनी पार्टी थी और बहुत सारे और इश्यूज थे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मुझे मैंडेट दिया और भारी अक्सरियत से दिया। एक तो कश्मीर के लोगों ने ये साबित किया कि हम जमहूरियत के साथ हैं, क्या भी हालात, कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए तो वो साबित कदम ये होते हैं इस बात पे कि वो जमहूरियत के साथ है। तो ये इस इलेक्शन की एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम 70 साल के बाद पंचायती राज सिस्टम को वहां पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 टायर सिस्टम को। और आज तक तो किसी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो वहां रही हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रही हैं या यहाँ पे, तो इस सिस्टम को वहां चलने नहीं दिया। वो एक हकीकत थी। पहली दफा जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम आया और अभी 2 तो इसके हो चुके थे और आज तीसरा जो था वो डीडीटीसी की शेप में था। तो इससे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं आपको बताऊं, मैं ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्टेड हूँ। लोग जो हैं, इन्होंने एक तो 2-2.5 साल से ये सफोकेटेड थे। कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जिसके दरवाजे पे ये जा सकते थे। और जब ये हो गया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब उनको इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों से। इनफैक्ट कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन जेन्युइन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि शायद इन लोगों के पास इतने पावर हो गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में कह चुके हैं, इस इलेक्शन के बारे में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो उसकी वजह से हम लोग जिन्होंने ये इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट किया है, हम लोग एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बताने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि परसों मैंने मीटिंग में कहा, हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें सिविल सोसाइटी के भी चंद लोग थे। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग और सियासतदान जो है, हम लोग अभी तक जो है ये चीज नहीं समझ पाए हैं क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी हैं। सिर्फ हमारे ऑफिसर लोगों को पता है कि हम यूनियन टेरिटरी हैं, नंबर 1। तो अब डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा हैं। और खुदा ना खास्ता ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। आपके थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, जब मेरी अगर मुलाकात एलजी साहब से भी हुई, नए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हुई, और अगर दिल्ली तक भी हमारी बात जाती है, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये फेलियर जो है ये किसी इंडिविजुअल का फेलियर नहीं होगा, बल्कि ये इंस्टीट्यूशंस का, एक इंस्टीट्यूशन का फेलियर हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर ये इंस्टीट्यूशन फेल हो गया तो आप यकीन करें कि इससे सिनिसिज्म बढ़ जाएगा, एलिनेशन और फर्दर बढ़ जाएगा। और जो लोग एक सेपरेटिस्ट सोच के हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस हो, वो इसको एज ए हॉट केक की तरह सेल करेंगे कि देखिए इन्होंने ये इनिशिएटिव भी लिया और जो गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं है, वो यहाँ के लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहती है पॉलिटिकली। ये सब दिखाने के लिए एक इलेक्शन था और वो उस आइडिया में, उस थॉट में लोगों में सर्कुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा मैडम, एक चीज़ जो मैं आपका ज़ाती एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन को काफ़ी हाइप मिली, जब इंटरनेशनल फॉर्म के लोग आए, वो आपसे मिले, बातें हुई, तो सीधी सी बात है आम कश्मीरी की एक्सपेक्टेशन बढ़नी थी उसके बाद। लेकिन जो लोकल लेवल का सिस्टम हमारा है, अफसरों का सिस्टम है, उनका रिस्पॉन्ड आज के दिन में कैसा है? मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी लोकल ऑफिसर्स को, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। क्योंकि जब गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, देखिए मुझे बताइए आप, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं तो असर्ट करने वाली हूं और मैं जानती हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
हमारे सारे डीडीसीज ये नहीं जानते हैं। मैं जानती हूँ पंचायती राज एक्ट क्या, सारे डीडीसीज ये नहीं जानते, वो मेरे साथ ही मेरे कुलीग हैं। लेकिन हकीकत यही है, जब आपको क्लियर कट गाइडलाइंस वहां नहीं है, मुझे बताइए किस तरीके से आपको एक ऑफिसर जो है या एक डीसी लेवल या एक आईएएस ऑफिसर को, तो आप यहाँ का एमएलए और यहाँ का यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हम लोगों को भी ये अंडरस्टैंड करना है कि हम एक आईएएस ऑफिसर को, अगर हमारी एक यूनियन टेरिटरी में कल चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है, उसके भी पावर्स नहीं है एक आईएएस ऑफिसर को छेड़छाड़ करने की। तो हम तो डीडीसी, हमारे तो एक लोकलाइज्ड पावर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के हद तक। हमारा इनफैक्ट सख्त प्लान बनता है, हमारा रोल प्रायोरिटीज फिक्स करने में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लान तक होता है। हम यूनियन टेरिटरी के प्लान में सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, हम सीएसएस में सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। सो हमारा रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लान के हद तक है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने एक रास्ता इसमें से निकालना है। हमारे इलेक्शन को डेफिनेटली आपका कहना सही है कि इंटरनेशनली सेल किया गया है, ऑफ कोर्स सेल किया गया है और सेल किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा इलेक्शन 5 अगस्त के बाद हुआ था। दैट मीन्स कि जो एप्रीहेंशन लोगों के जहन में थी कि शायद जम्मू कश्मीर में लोग, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर मेरे हस्बैंड ने काम ना किया होता, मैंने ग्राउंड पे मुजफ्फर बेग साहब की ये क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि हम लोग काम करने वाले हैं, हम करप्ट लोग नहीं हैं, हम लोगों के साथ डिलीवर करने वाले लोग हैं, मेरी एज रेपुटेशन ये ना होती कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो एक तरफ से पीएजीटी थी, 370 का नारा था, 35A का नारा था, और एक तरफ से 17 साल का एक वहां कैबिनेट मिनिस्टर रहा था, दूसरी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे। तो ये क्रेडिबिलिटी की ही बेसिस पे हमने इलेक्शन जीता। लेकिन अब एक स्टेज यहाँ पे आया है कि हम रीथिंक कर रहे हैं कि क्या हम इस प्रोसेस में कंज्यूम तो नहीं हो जाएंगे। सपोज मेरे हस्बैंड या मुजफ्फर बेग साहब की एक ही क्रेडिबिलिटी है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट और ये डिलीवर करने वाला बंदा है, मेरी भी ये क्रेडिबिलिटी है कि इसको भी जब चांस मिला इसने डिलीवर किया। सो मैं रीथिंक कर रही हूँ कि मैं अपना बताऊंगी एज ए इंडिविजुअल, मैं अगर आई हूँ इसमें प्रोफेशन में, तो मैं तो रिश्वत खाने तो कमीशन लेने तो नहीं आई हूँ, बल्कि पब्लिक सर्विस के पर्पस के लिए आई हूँ। और अगर मुझे हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे और अगर मुझे लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी लेवल पे और मैं लोगों के काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं रीथिंक करूंगी कि क्या मुझे इस सिस्टम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सफीना बेग साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और रियासत जम्मू कश्मीर, साबिक रियासत जम्मू कश्मीर की अहलिया मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की अहलिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थी, जो डीडीसी बारामूला भी है, बता रही थी कि हालात क्या हैं और किस तरीके से सूरत हाल। चलिए डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन्स, डिप्टी चेयरपर्सन, चलिए अब जरा फोन कॉल्स का भी सिलसिला शुरू कर देते हैं जल्दी से, और फिर आपको कोरोना का अपडेट भी बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना का काल जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन फटाफट से अब फोन कॉल्स को लाइन हम खोल देते हैं, टाइम थोड़ा सा लेट हो गया आज, लेकिन जल्दी से पहली कॉल को जरा ट्रांसफर कीजिएगा, देखते हैं कौन साहब कहाँ से। लेकिन जब आप हमारे साथ बात करें, 2 चीज़ों का ख्याल, टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद करेंगे और जल्दी से अपना नाम, इलाके का नाम और मसले पर गुफ्तगू करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को हम ले सके। चलिए जी, पहली कॉल को ज़रा शामिल करवाइएगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं फयाज अगलर जनापोरा से बोल रहा हूँ। जी फयाज साहब। सर मैंने आपसे 9 मई को मैंने आपसे बात की थी लीगल माइनिंग के बारे में जी। उसके बाद 1 हफ्ते बिल्कुल रोक लग गई है, मतलब 10-12 दिन रोक लग गई। उसके बाद मैंने 23 को आपसे फिर बात की थी जी, और तब से आज तक कंटिन्यू इलीगल माइनिंग हो रहे हैं। तकरीबन बिल्कुल वही 100 टिपोरस 24/7 घूम रहे। ये किस इलाके में और अभी भी इस पे अब दोबारा रोकथाम नहीं लग रहा है। ये किस वाले इलाके में आप बता रहे हैं? सर मैंने बोरा हरिंदियारा में, अगलर जैनापोरा डिस्ट्रिक्ट में आता है जैनापोरा। आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में इस बात को जरूर लाया जाएगा कि रात भर किस तरीके से। सर हमने भी लाया, हमने डिप्टी कमिश्नर को भी नोटिस में लाया, आपने भी पहले लाई थी किसी के नोटिस में, उसके बाद रोक लग गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो रही है। चलिए आज फिर नोटिस में लाएंगे जी, देखते हैं कि अगर ये इलीगल है तो रुकना चाहिए, अगर लीगल है तो फिर इलीगल है, 100% इलीगल है। कॉल करने के लिए नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। जी वालेकुम सलाम। गवर सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चार पड़ो जीशान जी जीशान साहब वनी बस मसल ये आब वोत बराबर मज पतम 2 वरी 7-8 गर ये गरन आब
पता बोल मोहम्मद शाहबान ये ज्यूट नलक वाले कजन ज्यूट सरकारी मुलाजिम अमन दोप क्या पर्वा बह दिमो तुम कनेक्शन मगर अम तोर गई पतम 2 माह यह कर कसम बच्चे मारा वो कर मगर यह आब दिवान हमो कर पे ब्या चैनल ये तुम नलक पे अकिस कनेक्शन यम वन तम हेको नई पाइप पे कनेक्शन दिख कहें मगर अमिस कत दितुक कनेक्शन चलो कहा दितुक रात अमिस। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में एक और कॉलर इंतजार कर रहे हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कम जनाब तो कोतस करूं फोन अहन गवर साहब बिल्कुल बिल्कुल हुजूर अच्छा 3 चीफ मिनिस्टर साहब तम पाई तम कत आजकल चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में गुलाम नबी आजाद साहब बाकी तम कत आजकल तम मा पाई खुदा राम वन तो तम खुदा राम वन तो हंद लुक कर तमो तबाह बर्बाद मगर आज वन कह यह भरोसा सान मना बिल्कुल सही कत तम मा नजर गसान कुन जाए जनाब तुंद सवाल से कि यम सात लुकन ब्रोट कर तिमन खाना पजा गसुन तम सात तिम घरन अंदर और यम सात तिमन नेबर पजा नेरुन तम सात छितिम आसान बिहित कुन जाय छु निजाम सोन युथि हज तुंज कत सही बल्कि बह तो यचीन वनित कि 93 वजीर आला यम तो फारूक अब्दुल्ला साहब तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब महबूबा मुफ्ती साहिबा तिम श्रीनगर अंदर आख दिल्ली अंदर तिम गए गुलाम नबी आजाद साहब बाकी यानी सारी बकायदो हयात लेकिन जम्मू कश्मीर के जबी यम सात वुचो तेल सारी वन फिलहाल आराम कर सदा शुक्रिया कॉल करें। नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम वावर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है कि जो हमारा बिजनेस है पूरी तरीके से आपको पता है कि कई महीनों से बैठा हुआ है, जो मेन मार्केट से वो अभी बैठे हुए हैं, तो मेरी जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कंपनसेशन जो हमारे ट्रेडर्स हजरात है इनको वो फिलफोर अदा करें ताकि जो लोग बेचारे कमाते हैं दिन में और शाम को खाते हैं वो फाका कशी पे मजबूर हो चुके हैं। तो नंबर 2 जो प्राइवेट स्कूल के बारे में अभी जिक्र कर रहा हूँ करूंगा मैं दोबारा, क्योंकि पिछले साल भी हमने आपसे बात की, आपने भी बहुत ही कोशिशें की, तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी थी कि डोनेशन फीस या एडमिशन फीस इसको फिलफोर बंद किया जाए, लेकिन कई स्कूल अभी भी डोनेशन फीस या एडमिशन फीस के नाम पे वालिदैन को लूट रहे हैं। और जो फी अभी आपको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी अभी आप मतलब ये लोग फी मांग रहे हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसमें आप इंटरफेयर करें और जो डिसीजन आएगा हमें वो एक्सेप्ट है। इंसाफ 2 साइड होना चाहिए ना कि एक साइड। चलिए बहुत शुक्रिया जी अपनी बात रखने के लिए प्रोग्राम के जरिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो जी मैं गुलजार अहमद बोल रहा हूँ। कहाँ से? लद्दाख से बोल रहा हूँ जी बताएं सर। हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत से फोन किए थे, बताया था हमारा मसला है यहाँ ट्रांसफर का, हमें 2 से 3 साल हो गए यहाँ पे लद्दाख में, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल जी, मुझे जहन में जी आपने लास्ट टाइम जब बात की थी तो उसके बाद हमने भी कुछ जिम्मेदारों से बात की थी, बल्कि दिल्ली के अंदर भी चूँकि अभी निज़ाम यहाँ से चल रहा है उनकी नोटिस में भी लाया है, तो लेकिन कोई खातिर खा जवाब हमें भी नहीं दिया गया कि कब तक ये एक्सपेक्ट है, कब तक ये हो सकता है। तो उम्मीद कीजिएगा इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी से कुछ हो जाए, लेकिन शायद अभी कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन हो इस बारे में, न तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के सामने कोई ऐसा प्लान है और ना ही शायद लद्दाख इंतज़ामिया इतनी जल्दी में कुछ कर पा रही है। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला थने सही सलामत जिंद रूजियो, सही सलामत इज्जत बन जी। अर्ज हम 3 कथ वन बत कुल अख जनाब अली यम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अत जुनेद मतू मेयर साहब यह कर हम वन चुक चूर यम वन चुक चूर नतीजा नीरान पी बॉडी तम वन जनाब अली तमो कोर बदनामी शहर मज लुक कर सफर जनाब अली यमो कर पार्क PHE बिजली डिपार्टमेंट पानस अंडर तम मुलाजिम गई गब वन रात तेंद वन नी हुच लड़की बडगाम वन खतर शहर श्रीनगर मज गोस तेंदो मतन यह पार्कन हूं हाल तिमन बने जंगल क्या गई दयम चीज तुंद वसादत सत गई ओत पे पोलिटिकल लीडर नहीं डॉक्टर फारूक गो नोन
उमर अब्दुल्ला गो नोन, अली मोहम्मद सागर गो नोन, अल्ताफ साहब गो नोन, तिमो तुंद वसादत सम कत शेंगित कर लुकन हज कामि। त्रेयम सवाल यह चीज वन द्रोजर जबरदस्त द्रोजर द्रोजरस मुतलिक कर कैसा अल्लाह ताला थी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट अत गई 13 वरी लागू करमतिस सह नाव सह चीफ इन्वायरमेंटल कमिश्नर तन कम गबत तमो कर कहें कुन चीज कमा कहें यह पब्लिक सर्विस गारंटी एक साथ उमर अब्दुल्ला लागू कोर तो तम सात जनाबी रट मे अमिच कापी वुनुक तान ये मुलाजमन ग्रेन गसान। बिल्कुल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इंतहाई अहम कानून अगर पूर पट लागू सपदे वारियान लुकन मिले तम से राहत लेकिन छुन हेकान सु मुमकिन सपदित। चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा जल्दी से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये मोहम्मद शरीफ बुनियाद बरमेर से बात कर रहा हूँ सर। जी बताएं शरीफ साहब। गौर साहब मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि हमारे यहाँ जियो टावर बना हुआ है सर, वो चालू नहीं हुआ, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, ऑनलाइन कोई क्लास ही नहीं ले पा रहे हैं सर। आज ये है कि कोई भी नेटवर्क नहीं है किसी भी किस्म का। और ये मामला थोड़ा ना क्या बताएं आपको, कोशिश करेंगे कि जियो के जो जिम्मेदार हैं उन तक हम एक पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि वो देखें इसकी और डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में दोबारा इस बात को लाया जाएगा। मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी गौर साहब। लास्ट 2 कॉल्स बैक टू बैक दीजिएगा, उसके बाद जरा कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। हेलो हेलो जी जनाब मे नाम सुनील भूषण। अहन बहुत जम पे तालाब तलो बोड़ी संतरा मोड़ पे। जी 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 वनिवास भूषण जी। जनाब गली ना सोन गली यथ माइग्रेंट रोजान यथ लोकल 2-4 घर जी तो यथ गए वारियान निश तो यथ 2009 मज त्रो बकाया सबन ना थोड़ा सा कैंकर वैंकर तम पे फुट पुलिस तह सोरे किनर गए कारपोरेटस निश कर आज पगह तो कह रेस्पॉन्ड कर मेहरबानी अगर बिल्कुल ये कत वात जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारन तम और कोशिश करो कि यह प्लान वनकस एग्जीक्यूट गसन वोल अत अंदर गस कुन तरीके तुहज काम सपदिन और तुह रूजो पन्निस कॉर्पोरेटरस तह कन खींचान तिकाज तमिस काम बेसिकली नॉन वोटर तमिस माइग्रेंट यथ गली में रोजान यथ लोकल 2-4 घर गली दिवान तवज्जो कि तम वो कार्यकर्ता तो ये कश्मीरी गली है इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा जी ये कश्मीरी गली है इसलिए यहाँ पर काम नहीं होगा, जम्मू के कॉर्पोरेटर साहब ये कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जमात बड़ी है जी जिसके वो कॉर्पोरेटर हैं वो देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया और किस हद तक इस बात को सही कहना है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। संतरा मोड़ लाइन नंबर 1 हो ओके बोडी एरिया में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं। हेलो चलिए जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो कुछ फोन कॉल्स थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फोन कॉल नहीं ले पाएंगे लेकिन फटाफट से 2 खबरें हैं, दोनों आपको बैक टू बैक आसिफ बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना के दौरान रफ्तार कैसी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब हालात बेहतरी की ओर आ रहे हैं और जो तीसरी लहर की खबर है उस पर सबकी नजर है। जी आसिफ। बिल्कुल कोविड-19 अपडेट फटाफट से आपके सामने। पहले मुल्क की सतह पर जो इस वक्त ताज़ा तरीन आदादोशुमार सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं वो आपके सामने रखें और उसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है। मस्बत मामलात में उतार चढ़ाव देखा जा रहा। कल 1,32,000 आए थे लेकिन आज ये केसेज 1,20,330 तक जा पहुंचे और ये मस्बत मामलों की आज की सूरत हाल पिछले 24 घंटों में रही है। वहीं वायरस से कल के मुकाबले मजीद 500-550 ज्यादा मुतासरीन इंतकाल कर गए और कल 2700 के आसपास, आज 3370 लोग मौत के मुंह में चले गए। इन्हीं 24 घंटों में 2,67,000 जो कुल मिलाकर मुस्बत केसेस आए हैं, उनके साथ साथ अब तक 2,67,00,000 लोग जो कि कोविड-19 से शिकस्त पाकर अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। 1,97,000 के आसपास आज जो सेहतियाबी की जो तादाद है वो बताई जा रही है सरकार के मुताबिक, यानी करीब 2 लाख या 2 लाख से थोड़ा सा नीचे आज रही है। और सरकार की तरफ से इन्हीं 24 घंटों में जो बताया गया है कि 3370 अमवात हुई हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का जहां तक प्रोग्राम है तो 22 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन पहला डोज लेने वालों में इनकी तादाद थोड़ी दूसरे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पहला डोज जिनने अब तक लिया है 13.4% ये तादाद बनती है। सरकारी आदादोशुमार जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हैं
और दूसरी तरफ जिन लोगों ने मुकम्मल तौर वैक्सीन ले ली है, मुल्क के अंदर अब तक वैक्सीनेशन का सिलसिला 4.5 महीनों में वो पहुंचा है 3.4%, 3.4% वैक्सीनेशन अब तक मुल्क के अंदर हुई है और 13.4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लिया है, दूसरे का इंतजार करेंगे। एक तरफ की सूरत हाल, लेकिन इसके साथ साथ मरकजी खित्ते जम्मू कश्मीर की भी सिचुएशन आपके सामने रखें और पिछले 24 घंटों के दौरान रफ्तार यहां पर भी मुसलसल कम हुई है। 1124 कश्मीर के अंदर 24 अमवात हुई हैं और इसके साथ कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा अमवात जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 से हो चुके हैं। लेकिन बड़ी खतरनाक सूरत हाल कि कोरोना ने दूसरी लहर जो है उसने रिकॉर्ड बनाया है, 2036 लोगों की जान ली है दूसरी लहर ने यूनियन टेरिटरी के अंदर। 1994 मरीजों की मौत पहली लहर में गई थी यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन रफ्तार अगरचे अब केसेस की कम हुई है, मगर दूसरी तरफ इस वक्त अमवात की शरह वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है, जिसने परेशानी जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई है। 24 घंटों में 34 अमवात हुई हैं, 1723 केसेस, 1100 से ज़्यादा कश्मीर वादी के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया के आदादोशुमार के मुताबिक ब्लैक फंगस के कुल मिलाकर मुश्तबा मामले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिनकी तस्दीक हुई है वो 13 दोनों सूबों के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर। और इस दूसरी लहर के 1.5 से 2 महीनों के वक्फे के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया के या महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक पिछली लहर में 1994, लेकिन इस दूसरी लहर ने 2036 कोविड मुतासरीन की जान ली है। चलिए जी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने रूबरू होने की कोशिश करेंगे, मामलात आपके साथ रखेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपना फीडबैक इस प्रोग्राम और इस चैनल से नशर होने वाले सभी प्रोग्रामों के बारे में ज़रूर दीजिएगा। तो फीडबैक के लिए याद रखिएगा, आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कीजिएगा या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके के प्रोग्राम है और बेहतरी की कितनी गुंजाइश अभी भी बची हुई है। इसी उम्मीद के साथ कि कल होंगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।